यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने जो पढ़ा था, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 लेक्चर इस पर हो चुके हैं और स्कूल का नाम डालता हूं मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कल पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। 5 फैक्टर हमने पढ़े थे। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। आपको भी लग रहा होगा ये तो फिजिक्स का टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा है, केमिस्ट्री में थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है हमें कि इसमें क्या बताया था। V is directly proportional to I and V is equal to IR। R क्या है यहाँ पर? R is रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब आप समझते हो, डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज होता है। रेजिस्टेंस का मतलब अपोज। अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो कंप्लीट, जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराई है वो कंप्लीट नहीं पहुंच पाती, कुछ इसके अंदर कंज्यूम हो जाती है। वो किसकी वजह से? इसकी रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे कि कुछ आपने सुना होगा कि हम कई बार सुपर कंडक्टर की बात करते हैं। सुपर कंडक्टर आर दोज सब्सटेंसेस which have almost zero resistance। उनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, मींस अपोज करने की जो क्षमता होती है वो जीरो होती है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ से पास की, लगभग उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। अब जैसे कि कल ही हमने पढ़ा था कि मेटालिक कंडक्टर के केस में जो कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतनी ही कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एट लो टेम्परेचर दीज आर गुड कंडक्टर। अगर किसी मेटल का हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी मेटल को, जो कंडक्टर है, उसको हम सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो हम टेम्परेचर काफी डाउन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर बनने की तरफ मूव हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू 1/R। तो आप सिंपल सी बात है बेटा, आप समझ सकते हैं कि कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो कर रही है तो उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। अब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट का जो अपोज करे तो एक दूसरे के उल्टे हो गए। अब हमने कहा था कि इसकी यूनिट ओम है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स। ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, या हम MHO मो भी कह सकते हैं, और तीसरी इसकी यूनिट हम सीमेंस भी बोल सकते हैं। These are the unit of conductance. Now we will discuss about conductivity. हम इसको कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो
पहले बेटा हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से अरेंजमेंट है। अब जो ये अगर हम लेंथ ले लें 1 सेंटीमीटर, तो जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। एरिया क्या हो, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके अंदर की जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या सिंपल इसको हम बोल देते हैं कंडक्टिविटी। तो यहां से मैं डिफाइन कर रहा हूं बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है या 1 ml सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैं बेटा यहां से देखना क्या किस तरह से डिफाइन करूंगा इसको। ये एक क्यूब है, ठीक है, तो 1 क्यूब सेंटीमीटर, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयन है, उनकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपल कंडक्टिविटी कहेंगे। अब आप देखो इसको सिंपली मैं ये बीच में से इसको डिलीट कर रहा हूं, ये देखो, तो ये 2 इलेक्ट्रोड हो गई, और इनके अंदर जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, इसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसके ये डेरिवेशन है, इसको कापा से हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब यहां पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा रो, लेंथ अपॉन एरिया। तो रो क्या है यहां पर, ये जो रो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी हो गई, ठीक है। तो बेटा ये जो रेजिस्टिविटी है ये रेसिप्रोकल होती है काप्पा के, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय काप्पा मींस कंडक्टिविटी। तो यहां से आप देखो रेजिस्टेंस को तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय जी, कंडक्टेंस लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि G इज इक्वल टू 1 बाई R, तो R इज इक्वल टू 1 बाई G। यहां हमने अभी बताया था रो इज इक्वल टू 1 बाई कापा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 बाई कापा इनटू में लेंथ अपॉन एरिया। तो बेटा अब देखो G उधर चला जाएगा, कापा इधर आ जाएगा, तो मैं यहां से लिख रहा हूं इसको कापा इज इक्वल टू G इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये डेरिवेशन है कापा के। यहां से हम इसकी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं, यूनिट इसकी क्या होगी, G क्या है अभी हमने बताया था ओम इनवर्स, लेंथ सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये चीज हम कह सकते हैं। अगर हम यहां से यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालें, रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो रेजिस्टिविटी इज 1 बाय कापा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ओम सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस चीज को बेटा आपको ध्यान से समझना है, कई बार आपके सीबीएसई में एक नंबर में यूनिट्स पूछ ली जाती है, चाहे वो कंडक्टिविटी की पूछ ले, चाहे वो रेजिस्टिविटी की पूछ ले, चाहे वो कंडक्टेंस की पूछ ले, चाहे वो रेजिस्टेंस की पूछ ले, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, यूनिट को खास तौर पर याद रखना है। एक टर्म और यूज होती है बेटा, दैट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, G स्टार इज इक्वल टू लेंथ अपॉन
सेंटीमीटर है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट है। इसमें हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, जैसे कि कापा इज इक्वल टू जी इंटू में लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला था यहाँ पर। यहां से हम कह सकते हैं कापा इज इक्वल टू जी इंटू में लेंथ बाई एरिया, क्या लिख सकते हैं, जी स्टार। तो यहां हम जी स्टार कह सकते हैं। जी स्टार का पता करना है हमें, तो हम जी स्टार इज इक्वल टू कापा बाई जी, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जी स्टार इज इक्वल टू 1 बाई जी को हम आर लिख सकते हैं, आर इंटू में कापा। तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स व्हिच विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ये आपको याद रखने हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बीच बीच में पूछे भी गए हैं, तो आपको इनके लिए प्रिपेयर रहना है। अब जैसे दो तीन टर्म्स और हैं, मैं बात करूंगा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी, मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मींस अगर किसी लिक्विड में, किसी सॉल्यूशन में हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, तो उससे जो आयन प्रोड्यूस होंगे उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं कापा इंटू में v, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी। ये फॉर्मूला भी यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें, यूनिट कापा की हमने अभी पढ़ी थी, क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये बेटा 1000 जो है इसको हम क्या लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर की फॉर्म में लेते हैं। मोलैरिटी की यूनिट आपने पढ़ा है मोल पर लीटर, तो पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल ऊपर चला जाएगा, पर मोल। ये किसकी यूनिट है, मोलर कंडक्टिविटी की। कई बार इसकी यूनिट पूछी गई है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यूनिट आप इस तरह से पता कर सकते हैं। दूसरा आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहां पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, यहाँ हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, उन्होंने जो आयन प्रोड्यूस किए उसकी कंडक्टिविटी को हमने कह दिया मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस प्रोड्यूस करेगा उनकी कंडक्टिविटी को हम क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इसको भी हम कापा इंटू में भी लिख सकते हैं। दूसरा जो इसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इनटू में 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी लेते हैं इस केस में। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी जो यूनिट होगी कापा की हमें पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसको हम क्या लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और नॉर्मैलिटी की ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हमने पढ़ रखा है, पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बची इसकी यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। इट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो
बेटा ये जो टर्म्स हमने पढ़ी है, हो सकता है इन पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, हो सकता है इनकी यूनिट्स पूछ लिया जाए, हो सकता है इनमें कोई रिलेशन पूछ लिया जाए, तो उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अच्छे से ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उनको ढंग से पढ़ें, उनके फॉर्मूलाज याद करें, उनके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं इनके एक बार इकट्ठी यूनिट्स लिखता हूँ जो इजी रहेगा फिर आप लोगों को याद करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, तो इसकी यूनिट आपने क्या पढ़ी थी, ओम पढ़ी थी। दूसरा हमने पढ़ा था कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस की हमने यूनिट क्या पढ़ी थी, ओम इनवर्स। इसका उल्टा हो जाएगा, ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, मो भी कह सकते हैं और साइमेंस भी कह सकते हैं। ये कंडक्टेंस की हो गई। उसके बाद हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कापा। तो इसकी क्या यूनिट पढ़ी है हमने, अभी कापा हमने क्या निकाला था, फॉर्मूला लिखा था हमने, कापा इक्वल टू जी इंटू में लेंथ अपॉन एरिया। जी क्या था, ओम इनवर्स था, लेंथ सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद रेजिस्टिविटी पढ़ी थी हमने, रेजिस्टिविटी इसका अपोजिट था, इसका उल्टा था, तो हम क्या पढ़ेंगे उसकी यूनिट, जैसे रो था तो वो हो गया था ओम सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट था हमारे पास जी स्टार, लेंथ अपॉन एरिया मींस सेंटीमीटर इनवर्स, ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो इसको हमने किया था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हमने क्या यूनिट निकाला था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूलाज है बेटा जो आपको याद करने हैं, फॉर्मूला भी याद रखना है, इनकी यूनिट भी याद रखनी है, जो सीबीएसई में अक्सर पूछी जाती हैं। इनके फॉर्मूलाज पे अब हम न्यूमेरिकल्स करें। Yes students, here are two numericals for you. First is its specific conductivity of n by 50 KCl solution. n by 50 KCl solution का मतलब है वो solution जिसकी नॉर्मेलिटी 1 by 50 है। At 298 Kelvin is this. Means आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको रेजिस्टेंस दे रखी है, आपको सेल कांस्टेंट पता करना है। तो आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला याद करोगे जिनमें ये तीनों रिलेटेड है। जैसे कि हमने बताया था कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब यहाँ पर देखो कापा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये कापा की वैल्यू दे दी, तो आप ये लिख दोगे। जी कंडक्टेंस है, आपके पास नहीं है, आपको नहीं दे रखी, तो आप क्या कहोगे, जी को क्या कहोगे 1 बाई आर। तो कापा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू में जी स्टार। ठीक है, तो बेटा जी स्टार आपको कैलकुलेट करना है, कापा की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है, इन न्यूमेरिकल्स में सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीजें गिवन हो आप उसको लिख लें, उसके बाद फॉर्मूलाज में पुट अप कर दें, आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा।
तो आप क्या कहोगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.12 नॉर्मल सॉल्यूशन, इट मींस इट इज इट्स नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी गिवन है आपको 0.12। फिर उसके बाद कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज दिस, मींस कप्पा इज आल्सो गिवन 0.024। इसके बाद आप क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वी नो द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा इनटू में 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कप्पा गिवन है, 1000 गिवन है, नॉर्मेलिटी आप को गिवन है, वैल्यूज पुट अप कर देंगे। इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इफ इट्स कंडक्टिविटी इज दिस। तो बेटा हमें कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे कप्पा इनटू में 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। हमें कप्पा गिवन है 26 into 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और हमें मोलैरिटी गिवन है दैट इज 1। लेकिन हमें बेटा जरूरत किसकी है, नॉर्मेलिटी की। तो हम यहाँ से मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सॉल्यूशन यूनिट्स के अंदर पढ़ा था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू WB multiplied by 1000 upon MB into में V, और आपने नॉर्मेलिटी पढ़ा था WB into में 1000 upon इक्विवेलेंट वेट into में वॉल्यूम। तो बेटा ये जो इक्विवेलेंट वेट था हमने फॉर एसिड के लिए क्या लिखा था, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 है और H2SO4 क्या है, एक एसिड है। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB इनटू में 1000 उसका मोलर मास अपॉन उसकी क्या लिखते हैं हम, एसिड के लिए लिखते हैं बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं। तो बेसिसिटी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बेसिसिटी, और इनटू में क्या हो गया यहाँ पर वॉल्यूम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये वही टर्म यूज हो गई, मोलैरिटी है ये, तो हम यहाँ मोलैरिटी लिखेंगे और इनटू में क्या लिख देंगे, बेसिसिटी। और यहाँ पर हमने बेसिसिटी आपको क्या बताया था कि जितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव जो आयन देता है, जैसे कि मैं H2SO4 की बात करूं तो ये डिसोसिएट होता है 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो बेटा ये 2H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इनटू में मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मेलिटी का पता करें तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 2। तो हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू है 26 into 10⁻⁻²। फिर हम क्या लिखेंगे 1000 जो कि फॉर्मूला के अंदर है, और नॉर्मेलिटी जो हमने अभी कैलकुलेट की है 2। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर अपना यस बेटा, हमने सारी जो कंडक्टिविटी थी वो पढ़ी थी, हमने उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। अब हम वेरिएशन विद डाइल्यूशन, अब मैं पढ़ा रहा हूं जैसे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। अब बेटा डाइल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, जितना वाटर हम ऐड करते जा रहे हैं इसका मतलब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। अब अगर कोई सॉल्यूशन है, मान लो एक ग्लास है वाटर है, उसमें 2 स्पून हमने क्या डाली, शुगर डाली, ठीक है। तो उसमें हम अगर मान लो धीरे धीरे वाटर ऐड कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो आगे इसका बहुत जिक्र होगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो अब मैं मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डाइल्यूशन करते हैं किसी सॉल्यूशन में, अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे।
तो हमने अभी पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू kappa into में v। तो मोलर कंडक्टिविटी kappa into में v। अब ये तो सिंपल सा फंडा है कि अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वाटर ऐड करेंगे तो डाइल्यूशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम पानी डाल रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं तो सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी। तो हम कहेंगे बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बाय एडिशन ऑफ वाटर इट मींस मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो हम यहां कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution। मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution, ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज रीजन भी आपको पता हो, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस। दूसरा वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पढ़ा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू kappa into में भी सेम है कि अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं इट मींस वी इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। और थर्ड अगर मैं बात करूं वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। इस टाइम हम बेटा काप्पा की बात कर रहे हैं, तो आप यहां से कह सकते हो जैसे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू काप्पा इनटू में v, तो काप्पा क्या हो जाएगा यहां पर 1 by v इनटू में मोलर कंडक्टिविटी। अब काप्पा और वॉल्यूम में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर हम इफ वी डाइल्यूटिंग a solution it means we are increasing the volume and volume increases it means conductance specific conductivity decreases। ये इनवर्स रिलेशन हो गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं specific conductance decreases with dilution। तो बेटा अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ। बोर्ड में हो सकता है आपसे सीधा पूछ ले व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। लेकिन अगर आपसे पता क्या दे दिया जाए कि हमारे पास किस तरह से दिया जाएगा, अब की बार भी सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमारे पास केसीएल है, हमारे पास केसीएल दे दिया 0.01 मोलर, 0.02 मोलर, 0.03 मोलर एंड 0.005 मोलर। आपसे पूछ लिया कि इनमें से सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसकी होगी। अब आपको समझना क्या है, देखो आपको कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किस केस में डाइल्यूशन ज्यादा है। आपको पता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, हम वाटर ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। सबसे कम कंसंट्रेशन जिसकी है उसका डाइल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो डाइल्यूशन के साथ क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कह देंगे कि इसका डाइल्यूशन सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है। तो हम क्या कह देंगे कि इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं यही इसी केस में, अगर मैं इस केस में आपसे पूछ लूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आप देखोगे कि डाइल्यूशन के साथ क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा डाइल्यूशन इसका है, तो सबसे कम जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इसकी होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसकी है इसमें,
0.03। तो अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा डाइल्यूशन ये है तो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबसे कम हो जाएगी, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसकी होगी 0.03 मोल। ये चीज आपको समझना है क्योंकि इस केस में आपके सामने लिख के नहीं दे रखा है कि किसका डाइल्यूशन हो रहा है। तो आप कंसंट्रेशन देखेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा उसका डाइल्यूशन सबसे कम है, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसके साथ दूसरी चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, व्हाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा गया है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो डिक्रीज क्यों हो जाती है, तो उसके पीछे एक रीजन है बेटा। मैंने आपको क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ये चीज एक्सप्लेन की थी कि अगर मान लो हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर रखा है, तो हमने कहा था कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अगर हम इसका डाइल्यूशन करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अभी इसी तरीके से हमने बताया था आपको, इस तरीके से बताया था मैंने कि अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी, अगर हम इसका डाइल्यूशन करते हैं तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशंस में आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जितने आयन कम होंगे उतनी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि बिकॉज नंबर ऑफ आयंस per unit volume decreases, hence specific conductivity also decreases, because number of ions per unit volume decreases। ये इसका मेन आंसर है। इसको आप एग्जाम में लिख के अंडरलाइन करोगे, सामने वाला उस चीज से क्या करेगा कि भाई हाँ बच्चे को पता है, अंडरलाइन भी किया है, मेन आंसर को देख लेगा, उसको ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा था, हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी है, हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट पढ़ा है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। फिर हमने इनकी वेरिएशन पढ़ी है डाइल्यूशन के साथ। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कि कंसंट्रेशन का जो मोलर कंडक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा आप देखिए इस चीज को एक इक्वेशन के द्वारा इसको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि मोलर कंडक्टिविटी at any concentration is equal to molar conductivity at infinite dilution minus a root c। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को नाम दिया गया है डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन। ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मींस कि किसी भी सॉल्यूशन की किसी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो। दूसरा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसे कि बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हमने बहुत ज्यादा उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, मींस सॉल्यूट की अमाउंट लगभग ना के बराबर रह गई। अब मान लो हमारे पास एक गिलास वाटर है, उसके अंदर हमने 4 चम्मच चीनी डाल दी है, तो एक सॉल्यूशन बन गया। अगर हम उसी सॉल्यूशन को किसी बड़े वाटर टैंक में डाल दे तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, उसमें जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया उसको हम क्या कहेंगे,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उस डाइल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो ए एक कांस्टेंट है और सी क्या है, कंसंट्रेशन है। ए कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट की हमने कैसे सॉल्वेंट में डाला है, और नंबर 3 पे किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। बेटा इन चीजों को हम कई बार हल्के में ले लेते हैं कि इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं, और कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि जो ए कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किस पे, तो वो एक 3 ऑप्शन तो ऐसे देगा जिस पे डिपेंड नहीं करता, और एक ऑप्शन ऐसा हो जाएगा जिस पे डिपेंड करता है। तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं कि ए जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, किस तरह से डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दे रहा है, या कैसा है MgCl2 है, एक Mg2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव, किस तरह के आयंस में वो डिसोसिएट हो रहा है, किस तरह के आयंस वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको देखना है। बेटा ये एक चीज और मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों ही एक चीज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब इस चीज को एक ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, वो ग्राफ में ड्रा करता हूं। ये ग्राफ खींचते हैं हम किसमें, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। अब बेटा मैंने एक चीज आपको पहले एक्सप्लेन की थी, उस चीज को ध्यान रखना, इफ वी डाइल्यूट ए सॉल्यूशन इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन घट रही है, तो हम सिंपली इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इधर अगर हम आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि इधर आ रहे हैं तो डाइल्यूशन होता जा रहा है। अब जैसे मैं बात करूं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मैं KCl लिख दूं, ये KCl के लिए है। बेटा यहां से यहां हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अगर इधर चलेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज। हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हो रही है, बेटा अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं मतलब वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ऐड करने की वजह से क्या हुआ है, आयंस के बीच की दूरी बढ़ रही है। अब मान लो मैंने ले लिया NaCl, हमारे पास सॉल्यूशन है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डाइल्यूशन से पहले ये पार्टिकल्स, ये जो आयंस है ये बेटा नजदीक हैं, इनके अंदर इंटर आयनिक इंटरेक्शन हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आसानी से मूव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम डाइल्यूट करते हैं तो डिसोसिएशन तो होती है, वो शुरू में हो जाती है, तो डिसोसिएशन तो होती है, इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाता है जिससे ये थोड़ा सा आसानी से मूव कर पाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या होती जा रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा जो केस मैं आपको बता रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से है कि शुरू में तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम डाइल्यूशन करते हैं हम तो कोई इफेक्ट नहीं, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बेटा वीक है, तो डिसोसिएशन उसमें टेक्स प्लेस बहुत कम करती है। हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में पढ़ा था जिसमें डिसोसिएशन क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो वहां आके ये एकदम से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच जाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में कंडक्टिविटी एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये मैं कह सकता हूं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम समझ सकते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है. इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution. Why? We can say that at infinite dilution the amount of solute is minimum. Amount of solute is almost negligible. बहुत कम हो जाती है तो उसको मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए weak electrolyte की molar conductivity infinite dilution पे कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है. इसको एक्सप्लेन किया, मोलर कंडक्टिविटी निकाली वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे. कोहलरोज साहब हुए हैं एक साइंटिस्ट, उनके बारे में हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. अब बेटा हम पढ़ेंगे कोहलरोज लॉ. थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी. कोहलरोज लॉ. इन भाई साहब ने क्या बताया कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. मान लो हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता करनी है किसकी, NaCl की. तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव. इन भाई साहब ने बताया कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड आनायन एंड इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट. मींस we can explain that according to Cohler's law molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is equal to sum of the molar conductivities of cation and anion at infinite dilution is multiplied by number of ions present in one formula unit. जैसे कि मैं NaCl की करूं तो इसमें cation Na है, anion Cl नेगेटिव है. तो इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, उनका सम, और सबको जितने वन फार्मूला यूनिट में आयन है उससे मल्टीप्लाई कर दो. Na पॉजिटिव 1 है, Cl नेगेटिव 1 है. अब अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन MgCl2 की बात करूं तो हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Mg2 पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव means sum of the molar conductivity of cation and anion at infinite dilution and each multiplied by number of ions present in one formula unit. एक फॉर्मूला यूनिट में मैग्नीशियम कितना है बेटा 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. Cl कितना है 2, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये 1 है ये 2, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, हाफ Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, हाफ Mg2 पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव. अब अगर मैं AlCl3 की करूं तो 1/3 Al3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. इस तरीके से हम कर सकते हैं. जैसे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है Al2SO4 की थ्राइस, इससे और बेटर वे में समझ में आएगा. यहाँ अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता करनी है तो बेटा हमें सिंपल सा काम करना है कि मोलर कंडक्ट सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ cation एंड anion. तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, cation क्या है Al3 पॉजिटिव, anion क्या है SO4 2 नेगेटिव. ये हो गया. अब इसके बाद Al कितना है 2 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया. SO4 कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. अगर हम इसको करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं भाई, हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, इनका एलसीएम 6 होता है, या हम सिंपल 1/3 Al3 पॉजिटिव एंड 1/2 SO4 2 नेगेटिव कर सकते हैं. तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि सिंपल कैटायन एनायन में डिसोसिएट कर दो, उनका सम कर दो, और जितने कैटायन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने एनायन है उससे मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज कोहलरोज लॉ. इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोहलरोज लॉ.
applications of Colros's इस ला में जो बताया था उसमें पहली जो इसकी एप्लीकेशन है उस पे एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कि क्या कर सकते हैं हम इसके द्वारा, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte at infinite dilution, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम मोलर कंडक्टिविटी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो इसने बताया। इस पे न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे। Yes students, it is the numerical on base of Colrose law. इसने कहा if the molar conductivities at infinite dilution of NaCl, HCl and CH3COONA are this, ये given है। What will be that of acetic acid? Acetic acid का हमें पता करना है। तो पहले जिनकी given है molar conductivity at infinite dilution NaCl की given है, तो हम इसको लिख सकते हैं molar conductivity at infinite dilution Na positive plus molar conductivity at infinite dilution Cl negative, that is equal to कितना है 126.4। फिर हमें दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl, तो हम ये भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का सम, दैट इज 425.9। अगर मैं तीसरी बात करूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COONA, so that is molar conductivity at infinite dilution Na positive and infinite dilution CH3COO negative, that is equal to 91। ये गिवन है बेटा। अब हमें पता करना है व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। तो आप क्या कहोगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO नेगेटिव। ये आपको पता करना है, कैलकुलेट करना है। तो सिंपली जैसे आप मैथ्स के कई क्वेश्चन सोल्व करते हो, इसमें आपको क्या निकालना है कि वो चीजें पता करनी है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। इनमें आपको पता क्या करना है कि आपको जिन इक्वेशन में CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव का सम मिल रहा है उनको ऐड कर दो। हमें इसका और इसका सम चाहिए, दिस प्लस दिस, यही चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। लेकिन बेटा हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए इसमें, Na पॉजिटिव एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि नहीं चाहिए हमें इसमें, तो वो ये है इसमें। तो फर्स्ट को हम इसमें से क्या करते हैं माइनस, तो ये इसमें से निकल जाएंगे तो हमें प्योर ये मिल जाएगा। तो हम कह देंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे और फर्स्ट को उसमें से माइनस कर देंगे बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो हम जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमें क्या मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एंड प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। और वो जब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हमें इन दोनों का भी प्लस करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों का सम भी लिख सकते हैं, क्या आएगा 9 6 1 5, ये इन दोनों का सम आ गया। लेकिन अब हम इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट करेंगे ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो अब हमने इसमें से इक्वेशन फर्स्ट माइनस की है तो इक्वेशन फर्स्ट का ये भी माइनस करना है इसमें से, मतलब 516
0.9 में से हम माइनस क्या करेंगे 126.4, 9 में से 4 गए 5 0 9 एंड 3, तो ये आ गया 390.5। इट इज द आंसर। यही हमें पता करना था, यही हमारा आ गया है। बेटा मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, हमें NaCl गिवन है तो हम क्या करेंगे NaCl का लिख देंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कोरोसला ने ऐसे ही बताया था, HCl H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ऐसे ही बताया था। CH3CON ने इसको डिसोसिएट करके लिख दिया, जिसका पता करना है उसको डिसोसिएट कर दिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें ये पता करना है इन इक्वेशन से ये हमें मिल रहा है इन दोनों को ऐड करने से, लेकिन ये दोनों ऐड करने पे हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें भी आ रही हैं, तो इन एक्स्ट्रा चीजों को हटाने के लिए हमने फर्स्ट को इसमें से माइनस कर दिया। तो इन दोनों को ऐड, ये माइनस कर दो, वही हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आगे न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट।